5 देश के जो टॉप मोस्ट ऑफिसर्स हैं, हम उनके साथ इस समय बैठे हैं और बंडल लेकर कि सर रख लीजिए, मेरा काम करवा देना। आपको क्या लगता है सर, उस समय आपने इसको कैसे टैकल किया हो? बिहार में अगर एंट्री लेनी है तो कुछ ना कुछ तो दान दक्षिणा देना पड़ेगा। इसके मूवीज की भावना अपनी जिंदगी में लगाएं और कुछ ऐसा मूवी वाला सीन करके दिखाएं, ऐसा कभी आपको लगा? मूवी वाला सीन देखो, वो खुद हालात से बन जाए तो बन जाए, वो खुद बनाने से तो नहीं बनता है। एक रोमांच रहा है कि आपका तकिया जो रहा है उसमें बम भरे रहे हैं और आपको 2 महीने तक ये पता ही नहीं था कि उसमें बम है। नॉनी हजाम, ये मेरे कमरे से आप क्या निकाल के ला रहा है? कहता साहब ये बम है। मैं भी देख रहा हूँ बम है, मेरे कमरे में बम करके रहा था। तो आपको क्या लगता है उस देश में आईएफएस का ट्रीटमेंट वर्सेस अदर्स का ट्रीटमेंट कैसे अलग हो जाता है? कौन सा रैंक आपको ऐसा लगता है जहां पे वाकई में लगता है कि आई हैव द पावर टू डू एनीथिंग? हर लेवल पर आपको कुछ ना कुछ पावर है, अगर आप उसको मिसयूज करते हैं तो वो आप गलत कर रहे हैं। रोड से निकलते हैं तो सब कुछ लगता है खाली हो जाएगा आपके लिए। आपको रियल लाइफ में क्या लगता है कि ये सब चीज़ हो रही है या बस ये रील्स में? कई बार कहते हैं कि इमोशनल क्वोशेंट कई बार बेहतर होता है आपके इंटेलिजेंस से। अगर है तो कोई आपके पास कोई ऐसा केस स्टडी है, अपने खुद का रियल लाइफ एग्जाम्पल हो? सर, एट द यूएन पाकिस्तान कीप्स ऑन ब्लैबरिंग अबाउट पीओके। आपने एक प्रश्न पूछा था, क्या आपको मिलता है सर्विस में? जो हम लोग धर्म की बात करके मुस्कान लाए अपने चेहरे पे, या हम लोग गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं धर्म का? तो मैंने सबके सामने उसको खींच के थप्पड़ मारा। We need to watch India, what India is going through. That is good enough. Sir, I'll kick you so hard on your backside that you will not know what has hit you. In any service, this is disastrous. But in the army, where it is a very strict hierarchy and discipline, you have never heard of it. I don't think an incident like that has ever happened. पुष्पा मूवी में भी आज यही दिखाया जा रहा है। ये दिखाया जो मूवी में जो दिखाया जाता है, ये लगभग वैसा ही कुछ वैसा होता है। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के इस जबरदस्त सेशन में। वैसे तो नॉर्मली यहाँ हम नर्वस फील कर रहे हैं क्योंकि आप शायद यूपीएससी बोर्ड को समझते हो तो 5 लोग एक उस समय कैंडिडेट का इंटरव्यू ले रहे होते हैं। इस समय हमें कोशिश करने को बोला गया है कि 5 देश के, फिर से सुन लीजिए, 5 देश के जो टॉप मोस्ट ऑफिसर्स हैं, हम उनके साथ इस समय बैठे हैं और उनसे कुछ बातें करनी। इफ यू आर इन योर क्लास 12th, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। स्वागत करते हैं आज देश के उन 5 टॉप ऑफिसर्स का। हमारे साथ हैं श्री योगेश्वर वर्मा जी, सर स्वागत है आपका। श्री अनिल सेंगर जी, सर स्वागत है। हमारे साथ हैं श्री अनिल मेहरा जी, जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। हमारे साथ हैं प्रफुल्ल पटनायक जी और श्री एम.के. दास जी। सर आप सभी का स्वागत है। और क्वेश्चंस, सर आप लोगों को लगता है कि क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए? एकेडमी पूछे सर कि नॉर्मल पूछे लाइफ के बारे में? आपको क्या लगता है सर? आप जैसे जो भी आपको पूछे अच्छा लगे आप पूछिए। काफी ऐसा क्वेश्चन आता है लोगों की लाइफ में या जिंदगी में कि आप आईपीएस बन गए और लोग पहुंचते हैं कि कुछ बंडल लेकर कि सर रख लीजिए, मेरा काम करवा देना। आपको क्या लगता है सर, उस समय आपने इसको कैसे टैकल किया होगा और आज के लोगों को कैसे टैकल करना चाहिए ऐसे लोगों को? देखिए, आप जब किसी भी सिविल सर्विस में आप आते हैं तो उसमें कुछ सिखलाई होती है, कुछ उसके आदर्श हैं, कुछ उसके मूल्य। आपके जीवन में ऐसी कई सारे मिसालें आएंगी जिसमें कि आपको एक बहुत ही करीने से उस सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा। जैसे मेरे साथ हुआ, जब मैं आईपीएस में आया तो मैं अपने गांव में गया तो लोगों ने कहा कि साहब बहुत बड़े अफसर आ गए हैं, आज तक इस इलाके से इतने बड़े ओहदे पर पहुंचने वाले बहुत कम लोग हैं। उस वक्त में उस गांव से सिर्फ एक ही आदमी बीए ऑनर्स की उपाधि लेकर के था, और उसके बाद एक मेरे चाचा थे जिनको मैं अपने कर्म के समय में अपने पिता मानता हूँ। वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस के थे लेकिन चर्चित नहीं थे। बाद में लोगों को पता चला कि नहीं, मैं पहला नहीं, मैं दूसरा बंदा था जो कि इस तरह के सर्विस में मैं आया था। तो कुछ दिनों के बाद जब मैं पुनः गांव लौटा तो एक कन्या महाविद्यालय के लिए वहाँ बातचीत हो रही थी। तो उनका सर आप किसी को कह दीजिएगा तो ये अंबार लग जाएगा, यहाँ पर लोग जो है ज़मीन दे देंगे, बहुत कुछ करेंगे। तो मैंने 2 मिनट के लिए सोचा, मैंने कहा कि साहब ऐसा होता नहीं है। तो काफ़ी लोग थे जो कि चाहते थे कि वो
पुलिस फोर्स को ज्वाइन करे। तो उन्होंने कहा साहब यहाँ बिहार में अगर एंट्री लेनी है तो कुछ ना कुछ तो दान दक्षिणा देना पड़ेगा, इसके बिना नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ा सदमा था कि साहब जो कॉमन लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी ये विषम स्थिति होती है। तो मैंने कहा कि नहीं, तुम अपनी पढ़ाई करो, उसमें मैं मदद कर सकता हूँ, तुमको अपने पैर पर खड़े होने के लिए मदद कर सकता हूँ और तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कल्पना कर सकता हूँ। तो इस उत्साह से उस गांव में एक बहुत ही गरीब घर के एक लड़का था, तो वो सामने आया। उसने कहा कि हाँ मैं पढ़ूंगा, और उसने पढ़ाई लिखाई की। पटना यूनिवर्सिटी से उसने अपना बीए किया। उसके बाद वो एमए में, उस वक्त में उन्होंने कहा कि साहब मैं परीक्षा देना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है परीक्षा दो। परीक्षा दिया उसने, उसमें मेरी जो मदद हो सकती थी वो मैंने किया। मेरे एक बैचमेट हैं, उनका नाम मैं लेना चाहूँगा, अभयानंद उनका नाम है। उसको मैंने कहा कि तुम तालीम दे रहे हो, इस बच्चे को भी देखना। उन्होंने उसको फिजिक्स पढ़ाया, ऑनलाइन वो कुछ लेते थे और बहुत उसको फ़ायदा हुआ। वो जब परीक्षा उसने दिया, परीक्षा देने के बाद में वो इंटरव्यू के लिए मेरे पास में आया। मेरे साथ में उसने कई 20 या 25 दिन मेरे साथ में उन्होंने बिताया होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में चला जाऊँ और वहाँ जा कर के मैं लूँ। मैंने कहा कि तुम्हारी इच्छा है, तुम जा सकते हो, लेकिन अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो ठीक से अपना जो तुम्हारा सब्जेक्ट वगैरह है उसको ठीक से फिर से उसको देखो, पढ़ो और बेशक कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओ। तो उनका सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट में, तो उस वक्त में उनके हिसाब से जो सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट उनके हिसाब से था वो था रॉज आई स्टडी सर्किल। तो वहाँ वो गए। तो पहले दिन जब लौट करके आए तो उन्होंने कहा साहब पढ़ाते तो ठीक है, लेकिन इधर उधर की बातें बहुत करते हैं, तो समझ में नहीं आता है कि मैं एक्चुअली कुछ कर रहा हूँ या मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। खैर ये हो गया। उसको बड़ी इच्छा हुई कि मैंने कहा कि तुम अपने कन्विक्शन के साथ में जो तुमने किया है तो तुम उसको करो। तो उसने परीक्षा दिया। ये ओल्ड सिस्टम का समय नहीं था, ये नए सिस्टम का समय था, जबकि उसको कई बार परीक्षा देने का मौका मिल सकता था। तो मैंने कहा कि नहीं, इस माइंडसेट से तुमको नहीं करना है। तुमको समझना चाहिए कि ये पहला और अंतिम होना चाहिए, और उसमें तुमने कर लिया तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। अच्छी तरीके से पढ़ाई किया और वो सर्विस में आ गया। उसने ये कहानी मुझे बताई। होने के बाद उसके पास में वो IAS में आया। कई लोग आते थे कि साहब हमको नौकरी लगा दीजिए, हमको ये कर दीजिए, हमको वो कर दीजिए। तो उसको ये सीख उसको याद था कि आप शिक्षा के लिए उसको प्रोत्साहित कीजिए, उसको निकम्मा मत बनाइए। और इस तरह से हुआ। मेरे जीवन काल में भी मैंने बहुत लोगों को नौकरी दिलवाई, लेकिन नौकरी जिनको दिलवाई वो जितने भी लोग हैं आज अपना सर उठा करके चल सकते हैं, कह सकते हैं कि हाँ साहब हमने अपने बलबूते के ऊपर में ये सारा कुछ किया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जो अपना जो आत्मविश्वास है उसको बना करके रख करके तब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वो आपको सदा एक अच्छे कार्य के लिए और एक अच्छे मतलब मुकाम में पहुंचने में बहुत फायदेमंद होता है। बिल्कुल सर। तो जब हम लोग बच्चों में देखते हैं कि साहब इनमें स्पार्क है कि नहीं है, तो ये कभी भी हिम्मत हारनी नहीं चाहिए। अगर आप हिम्मत नहीं हारते हैं और लगन से पढ़ते हैं तो जैसे कहते हैं, कुछ लोग हो सकता है कि इसमें विश्वास ना करें, आप किसी से आप संसार में कुछ करते हैं, अपना मेहनत करते हैं, अच्छी तरीके से सब कुछ करते हैं, उसका कर्म जो कुछ भी होता है, तो आप इस संसार से उसके बारे में जो है
उससे शिकायत मत कीजिए, उससे दरियाफ्त मत कीजिए, उनसे कुछ उम्मीद मत कीजिए। अगर आपको कुछ करना है तो इस संसार के रचयिता से कीजिए, और इसी ध्येय को रखते हुए लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। दोस्तों, जब तक आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख रहे हैं, हम आपको बता दें कि अनअकैडमी की तरफ से आपके लिए बहुत कुछ किया जाता है। जैसे कि हमारा एक स्पेशल क्लास फेस्टिवल चल रहा है। आप इसमें सारी क्लासेस हमारी फ्री में देख सकते हैं। इसमें फंडामेंटल्स, आप कैसे अटेम्प्ट करें, क्या स्ट्रैटेजी बनाएं, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आप कैसे चालू कर सकते हैं, ये सारी चीजें होंगी अप्रैल 4 से 6 के बीच में। आपको पूरा शेड्यूल दे दिया जाएगा। जरूर इस हमारे लर्निंग फेस्टिवल में पार्ट लीजिएगा। साथ ही में हमारे बैचेस हम आपको बता दें, हमारा नीव 2028 के बैच चल रहा है, लाइव हो चुका है। आगाज 2027 लाइव है। इंग्लिश का इग्नाइट 2026 का बैच लाइव है, और आरंभ 2026 भी लाइव है। साथ ही में कुछ ऐसी चीजें जो हम आपके लिए बिल्कुल फ्री करते हैं। प्रीलिम्स पीवाईक्यू टॉपिक वाइज आपको पूरे हमारे ऐप पे मिल जाएंगे। यूपीएससी बिगनर्स किट है, जहां पर आपको एनसीईआरटी तक मिल जाएंगी। साथ ही में आपको पता चलेगा कि हमारे पास क्या सक्सेस जर्नी के इंस्पिरेशंस रहे हैं। करंट अफेयर्स का पूरा कंपाइलेशन हम आपको देते हैं। 2999 में अभी भी अगर आपको सीसेट का डर है तो पूरा कोर्स आप 2999 में कर सकते हैं। और हमारा प्रीलिम्स क्रैश कोर्स भी 9999 में चल रहा था, आप ये भी देख सकते हैं। तो बता दें आपको कि आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, ये सारी चीजें, और CMC कोड यूज करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद। एक छोटा सा क्वेश्चन है सर कि आपको समय मिलता है सर्विसेज में, अगर हम अनिल मेहरा सर आपसे पूछे तो, कि आप मूवीज देख सकें और बॉलीवुड के किसी मूवी को एडमायर कर सकें, आपको मौका मिलता था सर्विस में? बिल्कुल मिलता था। अच्छा, मतलब पूरा टाइम रहता पूरा था? मिलता है। देखिए, कुछ सर्विस ऐसी हैं, कुछ जब आप सर्विस ज्वाइन करेंगे तो आपको एक ही जगह पर सारी उम्र नहीं रहना है। कुछ सर्विस ऐसी होती है, जैसे मैं कस्टम में था, तो कस्टम का एंटी स्मगलिंग है, प्रिवेंटिव है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, इंटेलिजेंस टाइप के काम है। तो वहाँ कभी भी आपको 24 घंटे टाइप ड्यूटी रहती है। पूरी पूरी रात हम पेट्रोलिंग किया करते थे। बॉम्बे वगैरह में थे तो उस टाइम पे गोल्ड और सिल्वर की स्मगलिंग हुआ करती थी। तो जितने भी समुंदर की जो लाइन है, तो वहाँ लैंडिंग पॉइंट होते थे कि जहाँ पर जो टोपोग्राफी उस एरिया की है, वहाँ पर आके सी रूट से आया करता था पहले सोना और चांदी। स्मगलिंग बहुत ज्यादा थी। बाद में गवर्नमेंट पुष्पा मूवी में भी आज यही दिखाया जाता है। ये दिखाया, जो मूवी में जो दिखाया जाता है लगभग वैसा ही कुछ वैसा होता है। वो जो ड्रामाटाइज तो किया जाता है उसको, लेकिन ऐसे ही बोट्स, पहले बड़ी बोट्स आती हैं दुबई से या कहाँ से आया करती थी, वहाँ से छोटी बोट में फिर वो समुद्र तट पे लाया जाता था। तो हमें पता होता है, मान लीजिए बॉम्बे के मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि कौन कौन से लैंडिंग पॉइंट है। तो सिटी में पता था 20 जगह हैं जहाँ पर सोना, जहाँ पर छोटी बोट लैंड हो सकती है, जो होती है, एक रूट होता था उनका भी। तो इंटेलिजेंस मिलती थी, तो पूरी पूरी रात हम लोग घुमा करते थे, अंधेरे में बैठ गए कि यहाँ पर आज इंफॉर्मेशन है कि यहाँ से बोट आएगी। तो इस तरह के काम करने पड़ता, तो बिल्कुल कोई समय नहीं मिलता है। लेकिन रोमांच बहुत है। रोमांच ऐसा है कि जो उसको खुशी मिलती थी। आपने सर कोशिश की कि मूवीज की भावना अपनी जिंदगी में लगाएं और कुछ ऐसा मूवी वाला सीन करके दिखाएं, ऐसा कभी आपको लगा? नहीं, मूवी वाला सीन देखो, वो खुद हालात से बन जाए तो बन जाए, वो खुद बनाने से तो नहीं बनता है। पर लेकिन आपने स्मगलिंग रोकी होगी, बहुत जगह किया होगा, तो कभी आपको लगा? हाँ, लगता है कि कुछ काम कर रहे हैं। वो जो फिल्मी काम है, फिल्मी काम ही वो लगता था। आपने फिल्मों में देखा है, वो टॉर्च मारता है और वो जो छोटी बोट आती है वो लेबर उठा के लेके जाती है, वो ऐसा ही होता था। आजकल तो स्मगलिंग का वो सब चेंज हो गया, वो लीगल हो गया, एयरपोर्ट से ज़्यादा आता है। उस समुद्र के रास्ते से जो स्मगलिंग हुआ करती थी, वो आज तो मोटा मोटी बंद है। ऐसे ही मैं एक बार एनफोर्समेंट में थे, तो वो सर्च एंड सीजर करते हैं। इन्फॉर्मेशन थी तो सुबह सुबह किसी के घर पहुंच गए 5-6 बजे अपनी टीम को लेके। तो जिस बंदे को पकड़ना था हमने, तो वो घुसा हुआ था बाथरूम में। हम घंटे में जाके इसके अंदर चले गए, वो बाथरूम में घुसा हुआ है। बाथरूम था जो गाड़ी का जो पोर्च होता है, जो रास्ता मतलब ड्राइववे के सामने। तो हमने पूछा वो कहाँ है जिसको आदमी को पकड़ना है। वो कहता है वो बाथरूम में। उसकी फैमिली वाले बोलो बाथरूम में। हम बाथरूम के बाहर खड़े हो गए। वो बाहर निकलेगा तो कहीं चला ना जाए। तो बाथरूम के बाहर वो आया, तो हमने उसको बताया हम ये हैं, तो तुम चलो हमारे साथ। वो कहता है मैं हाथ धो लूँ, कपड़े चाहिए हाथ। वो इधर हाथ धोने गया और भाग गया। वो उधर से निकला, वो दीवार फांद के
तो हमारे पास तो पुलिस बल लेके चलते नहीं थे हम लोग, क्योंकि ऑफिसर थे हमारे पास। कोई आर्म्स नहीं होती थी, कोई डंडा नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। मतलब सादे कपड़ों में जाना पड़ता था, इस तरह का काम था। तो वो तो भाग गया, अब उनके पीछे हम भाग रहे हैं। हमारे लोग 3-4 ऑफिसर थे, उन्हें दीवार फांदी, हमारे लोगों ने दीवार फांदी। फिर जाके उसको पता नहीं आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर जाके भाग के जो फिल्मी चेज होती है वो भी किए हुए हैं। तो रोमांच कुछ चीज़ों में पुलिस की सर्विस में भी रोमांच मिलेगा, कस्टम्स में भी कभी कभी, इस इन्फोर्समेंट में भरपूर मजा लिया है इस चीज का। मजा भी लिए हैं, मेहनत के काम भी किए हैं। जो पढ़ने लिखने का काम, वो जो अकाउंट्स देखने का काम, कहाँ चोरी हुई है वो भी देखना पड़ता है। पर इस तरह के मौके भी कुछ जो सेवाएं ऐसी हैं, मुझे लगता है जो मुख्यतः पुलिस की सेवा है और कस्टम्स की सेवा है। बाकी रेलवे प्रोटेक्शन जो भी पुलिस रिलेटेड टाइप काम है, वहाँ आपको कोई ना कोई ऐसे मौके आपको ज़िंदगी को देखने को मिलेंगे जो बाकी किसी सर्विस में आपको नहीं मिलेंगे। और इस सर्विस में, कस्टम्स में, जहाँ फील्ड का काम है वहाँ तो ये मिलेंगे। ये एक सर्विस आपको जॉब सेटिस्फेक्शन भी देगी और एक रोमांच के कुछ पल भी मिलते हैं और सेटिस्फेक्शन भी मिलती है कि मैंने कुछ अच्छा काम किया। हमने एयरपोर्ट पे बहुत बड़ा सीजर किया था। उस सिल्वर का जो आप लोगों ने देखा, किसी ने नहीं देखा होगा, सिल्वर की 35 किलो की वो होती ब्रिक। जी। तो सिल्वर का इंपोर्ट गवर्नमेंट ने परमिट किया हुआ था। हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि सिल्वर के बीच में वो गोल्ड छुपा के लेके आ रहा है। तो एक इन्फॉर्मर होता है, इन्फॉर्मर जो अंदर का आदमी होता है वो होता है। मतलब पहले भी लोग दिमाग लगाते थे। हाँ बिल्कुल और ये सब होता था। बिल्कुल। वो क्या करता था, अभी जो केस हुआ, सब लोग हैरान हो रहे हैं। अभी वो हैदराबाद में जो एक एक्ट्रेस का केस हुआ है, वो हमने सीरियल लाइफ में देखे हुए हैं। अच्छा, ये सोना कैसे लाया जाता है। अब नहीं, वो बताते हैं कि शरीर के अंदर भी डाल के ले आते हैं। हाँ, हमने कि शरीर के अंदर, मैं भी ये इंसिडेंट सुनाता हूँ कि वो रेक्टम में गोल्ड के छोटे छोटे जो बिस्कुट्स होते हैं वो लेके डालते हैं और फ्लाइट में लेके आते हैं। वो मान लो दुबई से आया है बंदा, दुबई में जहाँ एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट के पास ही कोई होटल होगा, वहाँ वो बंदा ठहराएगा। फ्लाइट चलने से कुछ देर पहले ही वो सब ये कार्रवाई करेगा और आएगा। फ्लाइट में 2 घंटे 3 घंटे वो कुछ खाएगा पिएगा नहीं, ठीक है, उसके लेके आएगा और आते ही उसको एयरपोर्ट से रिसीव किया जाएगा और होटल में ले जाके उसके से निकाल लिया जाएगा। हमने इन्फॉर्मेशन मिली, हमने बंदा पकड़ लिया कि ये पर्सन के पास है। हमने जब भी वो चैनल को क्रॉस कर रहा था, ग्रीन चैनल, उसको पकड़ा, फिर उसको आगे अपने बिठा दिया ऑफिस में लाके। और ज़्यादा देर उसको एक टाइम होता है, उसके बाद उसको निकालना पड़ता है। तो नहीं, फिर उसके बाद उसका लिया गया एक्सरे, उसमें आ गया एक्सरे में दिखा है जी, तो अब उसको करना पड़ेगा। तो ये जो स्टोरी है, ये ऐसी एक मॉडस ऑपरेंडी गोल्ड स्मगलिंग का शुरू से रहा है। और ये भी जो है बिल्कुल सही है। कोई जूते में छुपा के लेके आ रहा है, कोई पहले एयरपोर्ट के जो फ्लाइट्स के होते थे, जो कैबिन, जो टॉयलेट कैबिन, उसमें छुपा के लेके आते थे लोग। बाद में किसी स्टाफ की हेल्प से वो निकाल ले जाते। तो ये सब स्टोरी ये आज भी चल रही है, पहले भी चलती थी, ये सब स्मगलिंग के काम में। तो एक रोमांच वाली जिंदगी भी जीनी है तो ये एक अच्छी सर्विस की चॉइस है, जो आपको प्राइवेट सर्विस में या किसी और में नहीं मिलेगी। बाकी काम तो अच्छा है, ये इज्जत है, रिस्पेक्ट है, स्टेटस है, सब कुछ है। सर, तो रोमांच की बात कर रहे हैं। सर का एक किस्सा है कि वैसे तो हम लोग महाभारत में देखते हैं कि भीष्म पितामह बाणों की शैया पे सोते हैं, तो आपका भी सर एक रोमांच रहा है कि आपका तकिया जो रहा है उसमें बम भरे रहे हैं और आपको 2 महीने तक पता ही नहीं था कि उसमें बम है। 2 महीने बाद पता चल रहा है। सही है सर, ये हुआ कैसे? मतलब ये लंबी कहानी है, तो उसको मैं छोटे में बोलूँगा। 1991 में पुंछ इलाके में एक गांव है किरनी, एकदम लाइन ऑफ कंट्रोल पर पड़ता है। और एक्चुअली वो सिचुएशन इतनी इंटरेस्टिंग होती है कि कई गांव हैं जो 2 हिस्से में डिवाइड हो जाते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल से। तो ये गांव ऐसा था कि आधा गांव पाकिस्तान में था, आधा इंडिया में था। तो जो यहाँ गांव थे उनके खेत पाकिस्तान में थे, उनके घर इधर थे। तो वहाँ पर थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल होता था और टेरेन भी बहुत डिफिकल्ट थी। तो जब ये टेररिज्म वगैरह पीक पर थी, 91 में शुरू हुआ ये, तो पाकिस्तान ने वो गांव ऑक्यूपाई कर लिया। तो जितने भी पीसफुल मेथड्स टू गेट देम टू वेकेट दिस विलेज डिड नॉट वर्क। Then it actually situation snowballed into a very heavy exchange of fire, and my battalion was
asked to capture that village. We captured that village एंड गुज्जर हट थी वहाँ. गुज्जर हट में रहना बड़ा मुश्किल है, इतने कीड़े मकोड़े होते हैं वहाँ पर कि आधी फौज तो हमारी वैसे बीमार होगी. तो मैं भी जवानों के साथ नीचे सोता था. तो एक सहायक होता है जिसको people don't understand what सहायक is, they think he is a servant. He is not servant, he is your soldier buddy. That was my buddy. तो ही सौ कि मैं भी जवानों के साथ नीचे ही सोता हूँ. तो उसने कहा साहब को थोड़ा सा स्टेटस हाई किया जाए. तो कहता है मैं पहले आपको एक चारपाई बना दूंगा साहब. मैंने कहा लड़ाई के मैदान में कहाँ चारपाई आएगी. कहता नहीं मैं कुछ करेगा. तो कहीं से वो चारपाई लाया, बड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी चारपाई. मैं एक रात सोया और उसके दिन एक हफ्ते मेरे कमर दर्द होता रहा. तो मैंने कहा चारपाई हटाओ. फिर कहता है ये हट गई. तो कहता मैं अभी आपके लिए एक बनाऊंगा तकिया. मैंने कहा तकिया की जरूरत नहीं है. फिर भी उसने बना दिया. अब वो बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन थी. रात में पूरी कंपनी डिप्लॉयड होती थी, दिन में सोते थे. तो इतने थक जाते थे कि कैसा तकिया है उसकी तो बात ही नहीं हुई. तो 2 महीने में सोता रहा. फिर हमारे और पाकिस्तान के बीच में पीस एग्रीमेंट हुआ. वहाँ पर उस इलाके में फ्लैग मीटिंग हुई और सब अपनी अपनी जगह वापस जाने थे. तो मैंने बोला भाई 2 चीज़ों का ख्याल रखो, हथियार और एमिनेशन कम नहीं होना चाहिए, बाकी मेरे को फिक्र नहीं है. तो मेरे को रिपोर्ट प्रॉपर लगेगी. तो एक एमिनेशन इंचार्ज होता है एनसीओ. वो मैं खड़ा था बाहर गुज्जर हट के, वो खड़ा हुआ और ये लड़का उधर का था शिलोंग का. तो ये नॉर्थ ईस्ट के लड़के एक देयर वंडरफुल बॉयज, दे स्पीक विद अ सर्टेन एक्सेंट. तो हाँ भाई लिया यार कोत एनसीओ ने बोला. सो ये जिसका नाम था नोनी हजोंग फ्रॉम मेघालय, लाटोंग ऐसे बोलते हैं वो. तो कमरे में गया, 2 बोरी भारी भारी बोरी उठाते हुए उसने यहाँ रखी. और उसमें से अब मैं देख रहा था एक मेरे कमरे से निकला, इस बोरी में था क्या. तो उसने निकालना शुरू किया. 1 2 3 4 5 6 25. उस्ताद आपसे 25 लिया था, 25 वापस कर रहा हूं. वो क्या थे 25? एक हथियार होता है 2 इंच मोटर, तो इतना बड़ा बम होता है उसका. तो वो 25 बम थे. और क्योंकि हमारी सिचुएशन बहुत डेलिकेट थी तो सारा एमिनेशन तैयार करके रखा जाता था. पाकिस्तानी जस्ट राइट अबव अस 50 मीटर्स, यू वुडंट गेट मोर देन अ फ्यू सेकंड्स. तो मैंने उससे बोला नॉनी हजोंग ये मेरे कमरे से ये आप क्या निकाल के ला रहा है. कहता साहब ये बम है. मैं भी देख रहा हूँ बम है. तो मेरे कमरे में बम करके रहा था. कहता साहब आपको याद है ना 2 महीना पहले मैंने बोला था आपके लिए तकिया बनाएगा, तो मैंने इससे आपका तकिया बनाया था. तो उसने डबल डेकर बम लगाए, नीचे 13 उसके ऊपर 12 उसके ऊपर घास घूस डाल के एक तकिया बनाया. तो इस हिसाब से मैं 2 महीने उस तकिए पे सोया. फिर मैंने नोनी हजोंग को बोला नोनी हजोंग तेरा जैसा मेरा दोस्त है तो मेरे को पाकिस्तान की क्या जरूरत है. So this was the incident, you know. Sir, you have been ambassador to many countries. When someone is there as an IFS in some other country, and imagine like कोई IAS गया है, IPS गया है या आर्मी वाला गया है, तो आपको क्या लगता है उस देश में IFS का ट्रीटमेंट वर्सेस अदर्स का ट्रीटमेंट कैसे अलग हो जाता है? ऐसा कुछ है नहीं, इन द सेंस कि जब भी ऑफिशियल डेलीगेशन आते हैं उसमें तो मिक्स्ड आते हैं. नेवी के भी आते हैं डेलीगेशन, आर्मी के भी आते हैं. तो एम्बेसी इज़ देयर एंड यू आर इन द एम्बेसी. तो एम्बेसी के अंदर से जो भी उनकी ऑफिशियल मीटिंग्स करानी होती है तो इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड, क्योंकि अच्छा लगता है कि अपने कंट्री से डेलीगेशन आया है और उनकी ऑफिशियल टॉक्स वगैरह सारी पहले से फिक्स कर दी जाती हैं. और उस टॉक्स में आप भी वहाँ पे भाग लेते हैं और सारी चीज़ें आप भी सुनते हैं और रिकॉर्ड बनाते हैं और फिर उसको फॉलो अप करते हैं. तो ये अच्छा काम रहता है. इट इज़ वेरी यूजफुल, क्वाइट मैटर ऑफ प्राइड कि यू टेक पार्ट अलॉन्ग विद द डिफरेंट आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हु विजिट अब्रॉड, and they also pursue the same interest of the government of the India, which embassy also does. Right, sir. Right. And sir, how long does it take for an IFS officer to be deputed somewhere as an ambassador? How long it takes after the selection? After the selection, it's about 16-17 years. Roughly, joint secretary बनते ही you become ambassadors. Okay. So इतना आजकल तो बहुत ज़्यादा मतलब रिक्रूटमेंट नंबर्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं और मिशंस भी काफ़ी फैल गए हैं. काफ़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी मिशंस बहुत सारी कंट्रीज़ में डाले हैं. इंडिया का रिप्रेजेंटेशन अभी आप देखें तो 185-190 के करीब, विच इज़ अमॉन्ग द टॉप 5-6 कंट्रीज़ के माना जाएगा. और इंडियन फॉरेन सर्विस के साथ ये है कि आज इंडिया 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन गया है और 2-3 साल के अंदर में 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी है.
और जैसा कि हम लोग की कंट्री का ग्रोथ हो रहा है और जो वेट बढ़ता जा रहा है उसको संभाल के उसको दूसरे देशों के साथ तालमेल बैठाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है आजकल। बहुत सारी कंट्रीज अपनी अपने तरीके से काम करते हैं और इसमें इंडिया भारत को अपने समझ से आगे का 15, 20, 25, 30 साल में अब विकसित भारत की बात भी हो रही है, तो बहुत सारी चीज़ों में भारत को हर देश के साथ समझना पड़ता है। अब चाइना के साथ में बहुत बड़ी दोनों तरह की व्यूज़ आते हैं कि अच्छे रिश्ते बना के रखें या उनको सामने लेने के लिए आमने सामने करें। तो दोनों में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें हैं और हमारा नेबर होते हम उनको बदल नहीं सकते। बट अब $100 बिलियन का अभी ट्रेड सरप्लस चाइना को मिल रहा है और इससे भारत के मिडिल क्लास की बहुत सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं। मार्केट में रिक्वायरमेंट बढ़ता जा रहा है, इन्वेस्टमेंट भी बहुत आ सकता है। वो इसलिए दोनों चीज़ें हैं और दोनों को संभाल के आगे बढ़ते हुए अभी किसी भी देश के साथ रिश्ता बनाना उतना ही मुश्किल है जैसा कि दो इंडिविजुअल्स के बीच में। हाँ, एक परमानेंट और हर तरह से हर चीज़ को, हर आयाम को समझना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर, पॉलिटिक्स बोलते काफ़ी दबदबा रखता है शायद इन ऑफिसर्स या पब्लिक सर्विसेज पे। आपका कभी ऐसा एनकाउंटर हुआ है कि कोई नेता आके आपको बोल रहा हो कि ये काम ऐसे होना चाहिए? तो अगर ऐसा हुआ तो आपका क्या रिस्पॉन्स रहा है? देखिए, हमारा ऐसा एक सर्विस है कि दिन रात पॉलिटिशियन के साथ काम करना पड़ता है। वी आर अंडर देम, वी आर विथ देम एंड वी आर इन टैंडम विथ देम। ये फैक्ट ऑफ लाइफ है। अब रिएक्शन अलग अलग टाइप का होता है। कुछ ऑफिसर्स बिल्कुल सबसर्विएंट हो जाते हैं, कुछ जो है बिल्कुल झगड़ा पाल लेते हैं, सिंघम टाइप। ठीक है ना? दोनों ही सूरत में नतीजा खराब निकलता है। जो करेक्ट कोर्स है वो है कि आप सबकी सुनिए, रूल को देखिए, रूल फॉलो करिए और उस हिसाब से काम करिए। अगर कहीं आपके पास डिस्क्रिशनरी पावर है और आप कन्विंस्ड है कि डिस्क्रिशन उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है, दैट इज अनदर मैटर, बट अदरवाइज फॉलो द रूल्स, दैट इज द सेफेस्ट। ठीक है? तो मैं एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। एक सज्जन थे, मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, वो छोटा मोटा नेता थे। एक पेपर मिल बंद पड़ा था, तो वो पेपर मिल के लिए जो तनख्वाह है वो आता था सरकार से और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का रेस्पॉन्सिबिलिटी था कि वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो वो पहले से ही पता लगा लेता था कैपिटल से, राजधानी से, कि पैसा आने वाला है। फिर वो अपना लोगों को लेके मेरे पास आता था, खूब उनके सामने बोलता था, साहब भूखे मर रहे हैं, ये जल्दी मंगवा लीजिए, दे दीजिए, बांट दीजिए, ये वो। मुझे पहले समझ में नहीं आया कि इसका क्या इंटरेस्ट है। तो बाद में पता चला, क्योंकि वो तो पैसा आता था और रेगुलर कोर्स में वो जाता था वहाँ पेपर मिल में, मेरा एक ऑफिसर जाता था, वो रोस्टर देख करके अपना बांट देता था। इसका ये ड्रामा का ये था कि मैं ले आया वहाँ से और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से वो भी कर दिया, रिलीज भी करा दिया और बंटवा भी दिया। तो ही यूज्ड टू टेक हिज कट्स। ठीक है ना? तो मुझे पता चला। तो जब अगले बार, तो हर महीने की बात है, तो अगले बार आया तो भी ऐसे ही लोगों को लेके आता था साथ में। तो थोड़ा जवान खून था, मेरे 6-7 साल सर्विस हुए थे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हम लोग 6-7 साल में बन जाते। तो मैंने सबके सामने उसको खींच के थप्पड़ मारा। उसको, नेता को आपने मारा? थप्पड़ मारा। मैंने कहा, आगे से तुम मेरे सामने नहीं आओगे और ये काम नहीं करोगे, और जो लोग यहाँ हैं वो सब देख लें इसके हालत। इसका इसमें कोई रोल नहीं है, ना पटना में ना मेरे यहाँ। क्या पता उनको भी कहता होगा कि मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कुछ दिया, सर, तो कट दिया, आया कुछ पॉलिटिकल और ऊपर से। सुनिए तो सही,
तो चला गया और मैं जैसे बंटवाना था बंटवा दिया, कोई कट नहीं दिया उसको क्योंकि वो तो एक्सपोज हो गया था। तो फिर मुझे पटना से फ़ोन आया कि हमारे पार्टी का है, वर्कर है, देखिए ना डिस्ट्रिक्ट मास्टर साहब, ऐसे बेइज्जत नहीं करना चाहिए था आपको। मैंने कहा बेइज्जत तो वो आपने इनवाइट किया है, मैं तो बहुत इज्जत दे रहा था उसको। तो खैर वो बात ख़त्म हुई। उसके बाद तो बंदा एमएलए बना, उसके बाद वो बंदा मिनिस्टर बना, अच्छा, स्टेट में मिनिस्टर बना। तो मतलब आपके थप्पड़ का चमत्कार था ये। लोग मिनिस्टर तक बन सकते हैं। थप्पड़ का तो बहुत किस्से हैं, बट मैं एक ही सुनाया। नहीं सर, बहुत सही है। मतलब आशीर्वाद मिल गया आपको, तो मतलब आपने उनको दे दिया आशीर्वाद अच्छे से। ये नहीं, चलिए बढ़िया सर। सर आपसे बस एक छोटा चीज और जानना चाहेंगे। सर बोलते हैं कि जिसके पास पावर है, सत्ता है, या जिसकी लाठी उसी की भैंस है। तो आप तो पुलिस में सर नीचे से लेकर ऊपर रैंक तक सब देखे हैं। कौन सा रैंक आपको ऐसा लगता है जहां पे वाकई में लगता है कि आई हैव द पावर टू डू एनीथिंग, मतलब मैं एकदम वो राजा वाला पावर आता है? ऐसा एहसास करना कि मुझे राजा के जैसा पावर है, तो वो अपने आप से झूठ बोलना होता है। आप जिस पुलिस में आप जिस लेवल पर हैं, उस हर लेवल पर आपको कुछ ना कुछ पावर है। अगर आप उसको ठीक से यूज़ करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप उसको मिसयूज़ करते हैं, तो वो आप गलत कर रहे हैं। हर लेवल पर जब उन लोग की ट्रेनिंग हुई, तो मैंने एक सिपाही का भी रोल अदा किया, उसके ऊपर जो लोग हैं उनका अदा किया, थानेदार का किया, इत्यादि इत्यादि थी। आगे तो बढ़ते रहे और हर मोड़ पे कुछ न कुछ ऐसी ही घटनाएं घटी जहाँ पर कि मैं अगर चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था। इसका एक छोटा सा मिसाल ये है, जब मैं रिटायर किया 2013 के नवंबर में मैं रिटायर किया, और रिटायर करके मैं अपने रहने के लिए दिल्ली में घर खोज रहा था। सरकारी गाड़ी, सरकारी महकमे के लोग जा रहे थे, हो गया। तो मेरी वाइफ को, जो मेरे साथ में जो मेरे पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड में थे, उन्होंने कहा कि बुरा मत मानिएगा, लेकिन भवन में लोग बात कर रहे हैं, गजब का डीजीपी रह चुका है। यहाँ तो ऐसे कई लोग हैं जिनके कि वहाँ भी घर है, यहाँ दिल्ली में भी घर है, और ये भाड़े का घर खोज रहे हैं, भाड़े के घर में रहना चाहते हैं। इसका मूल मंत्र ये है कि उन सभी को ये फील होता था कि शायद ये जो है इन्होंने अपने पावर का मिसयूज नहीं किया। एक सिपाही का ही ले लीजिए, वो जाता है, अगर वो चौराहे पर खड़ा है, वो चाहे तो अपने पावर का दुरुपयोग कर सकता है, और लोग करते भी हैं, लेकिन वो हिम्मत होना चाहिए। मेरे साथ में कई ऐसी घटनाएं घटी। एक घटना थी जिसमें कि हमारे स्पीकर थे, उनका अपना भांजा, वो बाद में पता चला कि अपना भांजा था, ऐसे लोग जानते थे कि कुछ है, उसने एक इलाके में एक किसी औरत को रेप कर दिया था। तो उस वक्त में मैं था, डीजीपी था मैं, खबर आई कि साहब ऐसा ऐसा हो गया। तो मैंने अपने माथत जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर था, मैंने उनको कहा कि मेरे टेबल के ऊपर में कल सुबह 10 बजे तक इसका सारा रिपोर्ट चाहिए, आपके रिकमेंडेशन के साथ में। तो उन्होंने सारा कुछ किया और उन्होंने कहा साहब ये है। तो मैंने उसको, एक प्रावधान है जिसके तहत कि किसी को डिसमिस किया जा सकता है सर्विस से, इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता। तो मैंने उसको आर्टिकल 311 क्लॉज 2 ऐसे करके है, उसके तहत उसको डिसमिसल ऑर्डर्स दे दिया, सारा कुछ हो गया। उसका डिसमिसल होना था, सरकार हिल गई। स्पीकर साहब कहीं थे, उस तुरंत हॉटलाइन लग गया सीएम के साथ में, मेरी पेशगी हो गई। उनका साहब आपने कहा बिल्कुल ऐसा हुआ है, ऐसे लोगों के साथ में ऐसा ही होना चाहिए। एक तो एक एक्सट्रीमिस्ट एरिया है वहाँ पर,
उसका फ़ायदा उठा करके उन्होंने ऐसा काम किया, तो आप मेरे कंधे पर बंदूक रख करके चला दीजिए आप। वो कहिए कि साहब उनको बोल रहे हैं कुछ करने के लिए, होगा कुछ भी नहीं। और फाइनली ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया और कन्विक्शन अपहेल्ड हुआ इसमें। तो यहाँ पावर जो है वो यूज़ किया गया फॉर अ गुड कॉज। इसका नतीजा क्या हुआ, जब यह ऑर्डर निकला तो हमारे महकमे में, मतलब पुलिस के महकमे में, करीब 90 से 95% ऐसे लोग होंगे जो सोचते होंगे कि दायां बाएं करेंगे तो इसका हश्र जो है बहुत ही बुरा होगा। लेकिन जो हमारे बाकी जो लोग थे, जो हमारे ऊपर थे, तो हमारे ऊपर भी लोग थे। टेक्निकली डीजीपी जो हैं वो हेड ऑफ द पुलिस फोर्स होते हैं, लेकिन उनका जो रूट होता है वो थ्रू होता है मिनिस्ट्री। तो जो मिनिस्ट्री होता है उसके थ्रू से जाता है। मिनिस्ट्री में कौन शुरू करते हैं उसको, तो वहाँ जो शुरू करते हैं वो सबसे लोएस्ट ऑफिसर करते हैं, उसको डेस्क ऑफिसर बोलते हैं, कहीं कहीं पर सेक्शन ऑफिसर बोलते हैं। तो उनका कम्युनिकेशन उनके थ्रू से ऊपर तक जाता है। वो अपने जगह पर है, वो अपनी प्रक्रिया चलती रहेगी। लेकिन तो पावर का हर स्टेज में अच्छे काम के लिए यूज किया जा सकता है और अपने फ़ायदा के लिए या बुरे काम के लिए भी किया जा सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप किसी से भी आंख मिला करके आप बात कर सकते हैं। बिल्कुल सर, और ये होता है एग्जैक्टली। तो ये एक सीख है जो कि आप करते हैं, तो ये अपने इस पर करने, इसके लिए आपको कभी कोई हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बलिदान करना पड़े। होता है, कभी कोई होता है ऐसा। हमारे सर्विस में भी हुआ, मेरे साथ में भी हुआ। उन्होंने कहा कि साहब आप थोड़े दिन तक आराम कीजिए, आपके लिए कोई काम नहीं है। अच्छी बात है, मेरे लिए कोई काम नहीं है तो कोई काम नहीं है। तो ऐसे भी फेज से गुजरे, लेकिन हिम्मत कभी हारी नहीं। बिल्कुल सर। तो उसका नतीजा हुआ कि लोग आज भी, मुझे रिटायर किए हुए कहने में फ़ख्र होता है, रिटायर किए हुए मुझे कम से कम 12 साल हो गए हैं, अभी भी लोग इज्जत के साथ पेश आते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। रील्स बहुत आजकल यूट्यूब पे चलती हैं और उसमें दिखाया जाता है कि इन सर्विसेज में बहुत कुछ होता है। गाड़ियां हैं, गाड़ियों पे बत्ती है, बत्ती में एक ज़बरदस्त साउंड भी बजती जा रही है। आप रोड से निकलते हैं तो सब कुछ लगता है खाली हो जाएगा आपके लिए। आपको रियल लाइफ में क्या लगता है कि ये सब चीज़ हो रही है या बस ये रील्स में है? ये खाली रील्स में है। वो किसी ज़माने में हुआ करती थी, जो फ्यूडल माइंडसेट है ना, ये उसको दिखाता है हमारे, कि हमें गाड़ी, देखो जो आपके पास पावर है, आपके पास अथॉरिटी है, वो गाड़ी से या बत्ती से नहीं होती है। आप एक ऐसी स्थिति में होते हो जहां आप किसी का भला कर सकते हो, तो वो आपकी रियल पावर है। कोई आदमी आपके पास कोई समस्या लेके आया है तो वो इस एक्सपेक्टेशन के साथ आया कि आप उसकी समस्या का सॉल्व करेंगे। तो यदि आपके पावर में वो है तो आप यदि उसको हल निकाल देते हैं, उसका कोई रास्ता निकाल देते हैं, तो वो जब वापस जाता है उसकी समस्या का हल लेके, तो वो जो सेटिस्फेक्शन, उसके चेहरे पे जो खुशी दिखती है और आपके चेहरे पे सेटिस्फेक्शन दिखती है कि मेरे पास पावर थी, मेरे पास ये डिस्क्रिशन थी, तो मैंने उसको सॉल्व कर दिया। ना करने के 36 बहाने होते हैं, करने का सिर्फ एक बहाना होता तो है। कोई ऐसा केस जो आपको याद हो जिसमें आप बहुत इमोशनल हो गए थे पर आपने किसी की मदद की हो, कोई ऐसा केस आपको याद आता है? नहीं, ऐसे देखो, मैं रेवेन्यू सर्विस में था, वहाँ इमोशन वाला तो कोई काम बहुत ज़्यादा हुआ नहीं करता है। लोगों की समस्याएं होती थी। लोग ये क्या करते हैं, एक कुछ लोगों का जैसा रहता है कि किस चीज़ को कितना लटकाया जाए, डिसीजन लिया ना जाए, तो वो सामने वालों को बहुत तंग करता है। मैं ये कहता था, मेरे सामने जो भी आता था, देखो तुम्हारा काम हो नहीं सकता है, जो तुम चाहते हो वो डिसीजन हो नहीं सकता है, लेकिन मैं कुछ फैसला कर जरूर दूंगा, मैं इसको पेंडिंग नहीं रखूंगा। मेरे कुलीग ने इसको 2 साल पेंडिंग रखा, तुम्हारा कुछ भला नहीं हुआ। मैं कुछ डिसीजन करता हूँ, तुम्हारे पास उसके आगे अपील करने का, देखो कोई भी काम जो होता है आप उसके नेक्स्ट लेवल पे जाके उसको आप करवा सकते हो। तो मेरा ये मकसद रहता था, या ये भी किसी अच्छे अफसर का या किसी भी अच्छे वो ब्यूरोक्रेट का मकसद ये रहता है कि उसका कुछ सोल्यूशन करके कर दिया जाए। हर काम आप कर नहीं सकते हो, वो चाहता है कुछ, पर आपको लॉ उसको परमिट नहीं करता है।
तो हमारे पास तो कौसी मतलब पावर्स होती है, जुडिशियल पावर्स होते हैं। तो हम ऑर्डर उसका कर दिया कि मैं तेरा काम, ये काम तेरा नहीं होगा, ये कारण से नहीं होगा, लेकिन उसको एक रास्ता खुल गया आगे जाने का। तो ये भी एक बला है। काम ना करना भी एक किसी को हेल्प करने जैसा होता है, जबकि अदरवाइज दूसरे काम को 4-5 साल पेंडिंग रखो। तो मेरी सेटिस्फेक्शन यही होती थी कि मैं किसी चीज़ को लटकाऊंगा नहीं, गाड़ी चलती रहनी चाहिए। गाड़ी चलती रहे, मतलब डिले करती रहे, लेकिन जरूरी नहीं होता कि हर काम हो जाए। आपके पास एक है ना कि वो माई बाप होते हैं, जब उसके पास एब्सोल्यूट पावर्स होती है, वो बात नहीं है। आपको कानून के दायरे के अंदर रह के काम करना होता है। जो सामने आया उसको देख के काम करना है। होने जैसा है तो करना है, नहीं होने जैसा है तो नहीं करना है। जहाँ डिस्क्रिशनरी पावर उस किसी के भले के लिए यूज हो सकती है विदाउट एनी डिसएडवांटेज टू द डिपार्टमेंट, टू द ऑफिस यू आर वर्किंग, तो आपको वो करना चाहिए। ये आप एक अच्छे जो भी ब्यूरोक्रेट होता है, जो भी गवर्नमेंट सीट पे बैठा है, ये कोई भी अच्छा आदमी जो होता है वो करता है। कुछ लोग वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए नहीं करते। कुछ लोगों की आदत होती है कि डिसीजन नहीं लेना, वो एक अच्छी आदत नहीं है। जो भी यंग लोग देख रहे हैं, कल को सर्विस में जाएंगे, तो ये बात एक याद रखिए, आपको डिसीजन करने की पावर दी गई है तो उसको इस्तेमाल कीजिए। जरूरी नहीं कि उसकी फेवर में करना है, जो भी करना है, लेकिन करिए, काम कीजिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया मैसेज दिया सर आपने। सर, आपसे 2 सवाल है, इसको हम ज्वाइन कर देगा। कई बार कहते हैं कि इमोशनल क्वोशेंट कई बार बेहतर होता है आपके इंटेलिजेंस से। आपको क्या लगता है, ये सही में है? और अगर है तो कोई आपके पास कोई ऐसा केस स्टडी है, अपने खुद का रियल लाइफ एग्जांपल हो, जहां पे इमोशनल क्वोशेंट आपको लगा कि हाँ, मेरी और मदद कर सकता है और बढ़ावा दे सकता है? यस, ये तो रिसर्च है एक कि विच सेज दैट 2 चीजें हैं, एक EQ और एक IQ। EQ इज इमोशनल क्वोशेंट, राइट। IQ इज इंटेलिजेंस क्वोशेंट। और कहते हैं कि IQ तो जो IQ से आप जन्म हुए हैं उतना IQ रहता है, लेकिन आजकल कुछ स्टडी है वो बोलती है कि IQ भी चेंज होता है। EQ है जो आप डेवलप कर सकते हो। बेसिकली इट इज अंडरस्टैंडिंग माई इमोशंस, अंडरस्टैंडिंग योर इमोशंस एंड ट्राइंग टू डील विद those two, bringing them together and find a solution to the situation. And the research says that those people who have higher EQ will outperform people with higher IQ 70% of the time, because they can deal with other people and themselves better in any situation, right? So they can handle situations better. And ये subject, EQ came as a subject, formal subject only in 94. तो उसी के बाद इसकी एक फॉर्मल स्टडी हुई, उससे पहले इसकी स्टडी होती नहीं थी। आजकल स्कूल में भी पढ़ाना शुरू हो गया। सो माय एक्सपीरियंसेस की आई फाउंड दिस सब्जेक्ट वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई रेड अ लॉट अबाउट इट। सो ये किस्सा है 2010 का। आई वाज अ वेरी सीनियर ऑफिसर, ब्रिगेडियर डेप्टी JOC इन नागालैंड। सो एक ऑफिसर था, उसकी एक शादी टूट चुकी थी, दूसरी शादी वो दैट वाज आल्सो इन ट्रबल। सो ही वाज टेकिंग रिकोर्स टू लिकर। And he would sometimes lose sense, after drink. So, वो field area था, there were no families permitted, and we used to dine in the mess. This was afternoon. So when I walked into the mess, and this officer was of the rank of Lieutenant Colonel. मेरी करीब 31-32 साल सर्विस थी, उसकी सर्विस रही होगी 18-19 साल. And out of the sudden, as I walked into the mess, and there were at least 12 officers, this officer was having a drink. He walks up to me, a Lieutenant Colonel, and tells me, English man, his name was Lawrence, sir, I'll kick you so hard on your backside that you will not know what has hit you. Now, in any service, this is, disastrous. But in the army, where it is a very strict hierarchy and discipline, you have never heard of it. I don't think an incident like that has ever happened. So there were 12 officers, and they waited for me to explode. They thought, how will I react? So I just, to everybody's surprise, I just smiled. And I told this guy, I said, you see me tomorrow in my office at 11 o'clock. I went and had my lunch with everybody, and there was silence during the lunch. Nobody spoke. So I told the concerned officer who was looking after discipline, please prepare a warning letter for him. So I said, march this officer to me. So he was marched up to me. So I said, do you remember what you did yesterday? So he shook his head. And he was almost kind of trembling. He said, sir, I know. I said, why did you do that? So he didn't say anything. So I told him, Lawrence, I know your problems.
One broken marriage, second marriage in trouble, 4 children. And so many times you told me that I am a superseded officer, फौज मेरा क्या कर लेगी? But I have just, मैंने सुना और एक आंसर सुना दूसरे से निकाल दिया. Now I want to make it very clear where you stand and where I stand. I said the legal power that the army gives me to proceed against you after this incident, I can put you on the road. You will be struggling for your pension if I get after you. But you earned yourself a gallantry award. You're a good soldier. But you are losing the battle of life to liquor and to your family problems. I understand that. I give you one more chance. I'll walk 50%. You come 50% of the way. You'll find a friend in me. You don't walk that 50%, you'll see the wrath of this patient man. Have you got that? He said, yes, sir. So I said, here's your written warning. I'll stop giving you work. Every soldier in this headquarters will stop respecting you. You will not know how to pass your time. You choose what you want to do. उसने जाके इंट्रोस्पेक्ट किया होगा. This man was transformed. And when I got posted out of that place, he said, sir, you made a Charlie out of me. You got so much work out of done for me, which I've never worked in my life. But I love doing it for you. That event transformed his life. And he stopped drinking. Unfortunately, 6 months after he stopped drinking, he died in an accident. So this is an example of emotional intelligence, because basically every man is good. You have to understand why he's behaving in a certain manner. Some people may be incorrigible, but 95% people will respond to a humanistic treatment if you understand their problem. Exactly. And in the army, my best man Fridays, who would respond the best, were people who had nothing to look forward in life in terms of promotion. Therefore, promotion, if somebody says motivates people, it does not. As they say, people don't leave companies. They leave companies because of the people that are there. You as a leader, as superior, become a better man. Your subordinates will respond accordingly. Exactly. Great example, sir. Great example. Sir, if I may ask this question now, you have been through this examination and today you take a lot of interviews. What is your idea? Suppose if your ward himself or herself or your relative wants to prepare for this examination, what is that advice for the contemporary scenario that you want to give him or her? Things have changed a lot. Competition has gone up many-fold, and a kind of persistence and commitment and tenacity is required. Before you make up your decision to go for this kind of examination, you need to consult people and find out as what all it involves. I'm talking of just the preparation. Preparation and its subsequent efforts should be seen as at least 3 to 4 years of your life, in which you will learn. The negative part is that you will have to slog and work hard. There is no substitute to really studying and properly planning your notes and taking advice of the other tutors and others who have gone through this. But the other positive side is that you also acquire a lot of knowledge that stays with you. Knowledge in you always stays and does good for you in the long run or short run. So you must see in the beginning what all it involves, and if you are really a game for it, if you want to go for it, by all means, you should look at what will it give you at the end of the thing, and your own tenacity that you have to get through the examination. I frankly see that a lot of candidates have coming with their own preparation. Their academic qualifications are not that great. 1 degree is required, bachelor's degree, which is fine. Master's, if you can do, it will help you, but it's not necessary. A lot of students are doing graduation and then solid preparation they are doing for 1 year complete. Absolutely sustained hard work and going with the consultation with the guides and others who know what are the ways in which the books are there, the material is there, there is a tutor, and also there are lots of nowadays facilities compared to what we did many years ago. So it's absolutely doable. I mean, the key question is the candidate must ask himself what is the amount of effort that he has to put in, and what is the kind of tenacity he can bring to the examination. He can do it absolutely, is doable, is not at all a problem. His own decision is the key decision that he has to make it. Right.
And I have seen students coming from all over India with different backgrounds. Of course, the IIT students, I see them little better preparation. The thoroughness of preparation, perhaps it comes from the 5 years the BTech degree that they do, where, and even before, the schooling is also very important. If you have a plan to go for civil service, a few years backside in the earlier years will help you to prepare, because you need to be thorough in enhancing your knowledge, enhancing your capacity to adding on your knowledge and your general studies, general awareness, reading. All this ultimately will add up to a stage where you can see that you can do well. And I am very impressed with the candidates who come now, who are not from the top universities, but who are doing in the hinterland, in the district college or in a provincial town, and then they take a year break. They take a break and they have definitely good guidance, and they take an optional subject, they choose of your liking, and general studies, and they prepare so well. They have come into civil service. It's absolutely doable. It is not something that is not doable. It is very much possible. Right. And I wish that students make up their mind and go forward for it. That determination. Right, sir. Right, sir. Sir, if I may ask, you got into IAS, and lot of things, lot of power to the IAS, the whole cadre of IAS. But this is a personal question, if you don't mind this. Did you feel that you became an IAS officer? Did you lose something in your life then? You getting into IAS, did you lose something from your personal life? Maybe your time that you would have given to the family or things like that. Like, Yes, do you feel yes. that I have lost something? That always happens. The more and more responsibility you get, the higher position you reach, you have less and less time for your family. That is fact of life. But one can try and balance, but always it is not possible. Like for example, mine was a different case. I was private secretary to ministers for 10 years, which is unusual. So when you are private secretary to a minister, even if you are in the rank of a director, you are reading all policy notes, all cabinet notes, preparing briefing for the minister, and minister's time is your time. So you may be free at midnight, start early in the morning. So family suffers. You don't give time to your children, you don't give time to your wife. In my case, actually, my wife didn't open the door when I landed up after midnight once. Okay. But I stuck up with the minister. He went to PMO. He said, I have a meeting there, I will come back and do the files. So I waited. He came back at 11 and started doing the files. So by the time we finished, it was 12:30. So I went home. He didn't open the door. What happened then? Where did you go? Well, neighbors were known to me. So I went to their house and slept. Great, great. So it happens. You should be prepared to make that sacrifice. Right, sir. Right, sir. Right, sir. Yeah. Sir, just maybe a rapid question, if it could be. Like there are ranks in the IPS. The viewers today, they're often like confused कि मैं SSP कब बनूंगा, मैं IG कब बनूंगा. So can you just tell me that what time is it required to become an SSP or IG, DIG? What is the hierarchy and what time it takes? See, once you enter the service, you enter as a probationer. So it starts with the academy. That is in Shivarampalli in Hyderabad. Earlier it used to be in Mount Abu. So once you come out, one of your first postings is assistant, sometimes it is called sub-divisional police officer. Okay. So it SDP. Okay. Then you move up, you become additional SP. Okay. After additional SP, you become SP. Okay. Then you become SSP. Okay. Then you get the next grade, that is the DIG. Then you become IG. Then you become additional DG, special DG, and then you become the DGP. Now in DGP rank, nowadays there are many who come into the DGP rank. But
the DGP of the state, it is now called Head of the Police Force, HOPF. Okay. That is one. So that is what you can aspire to be while you are in the state. But for that, someone should have entered the services very early. Yeah, you enter through the Indian Police Service only. At the age, like what age it should be, like one should enter When we entered, we were very young, relatively. Now, it is the same. The UPSC specifies the age, cutoff age is given there. But now you have many chances. And perhaps for the general candidates it is 6, for others it is 9, OBCs, for scheduled castes, scheduled tribes, unlimited till you have the age to do it. So there is no, my question is like someone entering at the age of 30, can he also become a head of police force there? it will be rather difficult in the sense because, he has not so much of space for him. They have made a rule in which it says that for becoming the DGP, you should have a minimum 30 years of service. So, if 30 years of service is not fulfilled, then you cannot get that rank. In the Northeast, earlier they had made a concession of 2 years that you could, but generally it doesn't happen. Okay, sir. Sir, one question if I may ask you. What's your proudest moment, not as an officer, but as a human being? Your proudest moment? It is very difficult to say. There There could be many, I would say, but maybe what you feel as your proudest moment. Maybe it could be related with family also. But not as an officer, but as a human being, you felt very proud. You see, I was many times. You see, I was in enforcement directorate. So, see, in Punjab, what happens? The people who have been migrated abroad, Canada and all, they used to send the money, and they were illiterate people. They used to send money through the that illegal channels. They didn't know. It was very difficult to go to bank, and then their villages they didn't have the bank branch. The parents had to go and get the money from the bank. They used to send through some unauthorized channels. Now our duty was to catch them and seize the money. So it becomes very difficult and emotional for our team to those poor people who are working as a laborer in, suppose, say, UK or Canada, and they don't know the rules and all. They are illiterate people. And parents are depending on their money, and our duty is to catch them. So that times we within our limitation, we try to help them as much as possible because and to guide them. Exactly. Because you are violating law without knowing you are violating the law. And they are depending on that remittances being sent by their children or their relatives sending abroad. So that we used to try to do within our limitation. So and you felt proud of it. We felt proud of it. Many times this incident happened during my Punjab posting when the villages there's a very that Doaba belt. There are many people, there are many villages people, many cases like that. Sir, at the UN, Pakistan keeps on blabbering about POK. What is your response to this, I would say, nonsense talk of Pakistan going on? What would you say here? See, it doesn't have to be stated. POK is integral part of India. That historical fact does not change. And what's going on in Pakistan today, and the way India is making progress and things are slowly but steadily improving in Kashmir, a time will come, although Pakistan has been fighting for the part of Kashmir that is with us, trying to snatch it away from India from 1947, so to expect Pakistan to give up POK is out of question. They've been wanting our POK, our India, Kashmir, which is with us. But I have a feeling a time will come, slowly as things improve in our Kashmir, on our side of the LC, that people on the other side will start realizing that it's time that they must demand that they must become part of the original J&K. And that will be a great day in India. And I think that day will come. I'm not sure when, but it will come because Pakistan has a DNA defect. It was born with a DNA defect, and you see what is happening. There's never been stability since 1947. You see what's happening in Balochistan.
all those kind of problems that it has. And I think it's just a matter of time, but POK will be India by choice of the people who live there. Right, sir. Yeah. Right. Right, sir. If I may ask you a question here, maybe looking back, do you feel was it all worth it, or would you say that given a chance, you would like to try something different from what you had been doing? By the time I was able to make it through the civil services, reality as it existed in the different civil services, IAS, IPS, customs, income tax, and I was just lucky enough to be able to get into the foreign service, which has been a very good, satisfying service for me, and it gave an opportunity to see very closely how to do the geopolitics, how to do the diplomatic relations and the relations between adversaries and the friends, how to promote that. The other services, their plus and minuses were more or less known. I came from Bihar, where situation was not that great in terms of the political interference in the services. I was familiar with the interference in the services like IAS and IPS because after all the executive in our constitutional setup is that the political executive do run the show and they control the entire administration. The foreign service provided me, one can say, an escape route, or I wanted to be out of the situation where there was so much of interference. JP movement had just been completed, and there were a whole lot of other factors. And I felt that it will give me an opportunity to see the world, to become familiar with the rest of the world, which I did. And in the foreign service, you learn a language. I learned Japanese as a compulsory foreign language. Also learned other languages like Spanish and Portuguese whenever I was posted in these countries. So you tend to see a lot more and see beautifully. With the language, your knowledge, your horizon goes quite wide. And you appreciate what is happening now. Today, what is India in 35, 40 years, it has dramatically changed. India becoming 5th largest economy and such a great country with so much of opportunity coming to those who join any civil service. I would say the budgets have gone up, your dimensions, your discretions, the capacity to do and change the life of the people at the ground level. This is a great opportunity, it's a leverage. How you can manage your civil service assignments, any assignment, anywhere, to bring about drastic changes because of the entire Indian government depends on you and your decisions, and your commitment, your honesty, your sincerity will be what will make the big difference. It is a matter of great satisfaction for anybody who comes in the civil services to feel and to do something for the country. It's a great honor. Exactly. So just one maybe sentence, if you can, I can expect from you. What advice would you like to give today, not to the aspirants, but to Donald Trump and the administration there? Any word of advice there? Not to the students. Students know much from you now. Well, he need to watch India, what India is going through. Okay. That is good enough. Okay, sir. Okay. Sir, maybe if I would say, if not an IAS officer, what other maybe services or other jobs that you might think of? If not an IAS officer, what you would have been? That is a very difficult question to answer. To start with, I was a banker. I was a professional officer in a nationalized bank. Then I joined the Indian Police Service. I was there for nearly 4 years. We were same batch. Okay. And then I joined IAS. So if you give me a choice, then again I would like to be an IAS officer only. Okay. I have no regrets. I really thoroughly enjoyed my stint in IAS. I can't think of anything else. When I passed out from Delhi University, then there was an internal arrangement that those who are in the top 10 boys and top 10 girls, they used to get lectureship just like that in any of the Delhi University colleges. I never appeared for one. I was in a relationship and she was in a hurry to marry. Okay. So she said, accept a lectureship, then you can try for your IAS. I said, nothing doing. IAS is my target.
आई एम नॉट गोइंग टू बी ए लेक्चरर. Right. So after the selection, you married. Yes. Okay. Because what happens today is somewhat different. Like they go to academy and maybe Find they have- another It happens partner. today. Like for even the cadre changes today, the marriages are going on. Yeah. Sir, थर्ड डिग्री आपने कितनी बार इस्तेमाल किया है सर? थर्ड डिग्री मैंने इस्तेमाल किया है. नहीं, आपको देख कैसे लगता है कि आप वो 100 में रहे होंगे, आपने नहीं नहीं, किया होगा? थर्ड डिग्री जब आप कहते हैं इस्तेमाल किया है. एक ऐसा बंदा था जो कि सच बोलने के लिए तैयार नहीं था. तो हम लोग ने सोचा कि भाई क्या करें. आजकल का ज़माना नहीं है, ये पहले का ज़माना है. तो फिर एक बंदे ने कहा कि सर आपको एकाएक देख करके शायद वो डर जाएगा. क्यों? वो लगेगा ही नहीं कि आप पुलिस ऑफिसर हैं. तो ने कहा तब अगर यही टेक्निक यूज़ करना है तो करते हैं. तो क्या किया, उसको हम लोगों ने एक हट में रखा, उसको पूरा कंबल से पूरा ढक दिया, उसको तबीयत से उसको खाना सिर्फ देते थे और कोशिश करते थे कि वो अगर सो जाता है तो ठीक है, लेकिन सूर्य भगवान का दर्शन उनको बिल्कुल नहीं होता था. ओके. तो ये हम लोगों ने करीब 10-12 दिन लगातार किया. और एक दिन मैं उस हट में एंटर किया तो उसको लगा कि पता नहीं कौन आ गया. वो उसी टाइम में ब्रेक कर गया और कहा कि साहब हमने कर दिया है, हमको टच मत कीजिए, हमको कुछ मत कीजिए. मैंने कहा ठीक है आ जाओ. गले लगाया, उसको बाहर निकाल के लाया. जब सूरज को उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा सर मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं जिंदा हूँ. टेक्निकली कहने के लिए ये थर्ड डिग्री नहीं था, लेकिन ये एक सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ थर्ड डिग्री ही था. बिल्कुल. उसको वंचित किया गया, सारा कुछ किया गया. और फिर उसने जब डिस्क्लोजर किया तो हम लोगों ने कोई 35 हथियार हम लोग को मिला, जो कि इतना बड़ा एक समय में इतना हथियार उसके बाद शायद कभी नहीं मिला. पिछले 5 साल के बारे में मैं नहीं जानता हूँ कि क्या हुआ है, लेकिन ये हुआ. तो ये भी एक थर्ड डिग्री का था. लेकिन उसके बाद वो बंदा जो है वो मेरा बहुत ही अच्छा मित्र भी हो गया. मुझे नहीं पता था कि वो अपने महकमे में उस टाइम में कमांडर इन चीफ हुआ करता था अपने अंडरग्राउंड आर्मी का. ये किसी को नहीं पता था. हम लोग के पास में जो फोटोग्राफ्स थे, जो उसके बारे में जो आइडिया था, वो सब बेकार था. बाद में जाकर के ये सब कुछ पता चला. तो बाद में फिर आप उसको पकड़े? बाद में पता चला कि ऐसा ऐसा है. आपने एक प्रश्न पूछा था कि साहब क्या आपको मिलता है सर्विस में और क्या आप सोचते हैं कि आप सर्विस को चेंज करना चाहते हैं. इनके ठीक विपरीत मेरे साथ में हुआ. मैंने भी IAS वगैरह की परीक्षा दी थी, IPS में आया. उस टाइम में हम लोग के सामने में होता था 2 लोअर पेपर होते थे और 3 हायर पेपर होते थे. सारा कुछ हुआ, परीक्षा सब दिया, हो गया. तो मैं ऑलरेडी लेक्चरर का मुझे जॉब मिल गया था PGDAV में, आश्रम में, यहाँ दिल्ली में. और बहुत सारे जॉब उस टाइम में होते, RBI सारा कुछ था. उस टाइम में मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ता भी था. अपना MA करने के बाद में मैं अपना MPhil PhD के तरफ अग्रसर था. तो मैं गया था सेक्रेटरी DOPT से मिलने के लिए. तो जब मिलने के लिए गए तो पहले उन्होंने बहुत प्यार से मुझे सुबह में बुलाया. तो मैंने कहा कि साहब ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ में, पता नहीं कहीं कुछ गड़बड़ी हो गई, कुछ हो गया. कहा ठीक है शाम को आना. 4 बजे करीब पहुँचे तो करीब 4-4.5 घंटा मुझे बैठा करके रखा. उसके बाद बुलाया. तो जैसे अंदर आए, सुबह में चाय भी पिलाया था. बाद में जब आए तो कहा हियर वॉक्स द ग्रेटेस्ट इडियट ऑन दिस अर्थ. तो मेरे पैर का पूरा जितना भी जमीन था पूरा सब खिसक गया. उन्होंने कहा कि साहब तुमने परीक्षा तो सब कुछ दिया, लेकिन तुम देखो तुमने क्या किया है. तो तुमने चॉइस में सिर्फ IPS लिखा है, बाकी कुछ लिखा नहीं है. तुमको तो इसके लिए और अपने होम स्टेट के लिए लिखा है, मुझे नहीं चाहिए. तो आप इससे खुश रहो
अगर खुश नहीं होते हो तो ज़िंदगी में कभी खुश नहीं हो पाओगे। तुम दोबारा परीक्षा भी मत देना, क्योंकि नहीं दोगे, अगर दिए और नहीं हुआ तो तुम्हारे दिमाग में हर वक्त कौनते रहेगा कि हमने दिया था, हमारा नहीं हुआ। और अगर हो गया तो तुम दुविधा में पड़ सकते हो कि इतने साल सर्विस के बाद फिर हम चाह रहे हैं क्या करेंगे, जैसे प्रफुल्ल ने किया था। तो ये सारा कुछ हुआ। तो जब मैं आ गया इस सर्विस में तो मैं ये मान के चलता हूँ कि पुलिस के जैसा, जिसमें कि आप एक्चुअली सर्विस कर सकते हैं लोगों का हर स्टेज में, चाहे वो लोएस्ट रंग हो या हाईएस्ट रंग हो, आपके पास में अधिकतर ऐसे ही लोग आते हैं जो पीड़ित होते हैं। और अगर आप उसके चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं तो इससे बेहतर काम कोई और नहीं हो सकता। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सही। और ये हर स्टेज में ये हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना हो सकती है। एक छोटा सा छेपक इसमें बताता हूँ। मेरे लड़के को जब वो यहाँ डीपीएस में पढ़ता था तो उनको पूछा गया कि आप अपने फादर को इंट्रोड्यूस कीजिए। तो उसने कहा कि माय फादर इज़ अ पासपोर्ट अनटू हिमसेल्फ। अब ये बहुत ही बड़ी बात थी। उसने अपनी माँ को बताया, माँ ने मुझसे पूछा रात में, मैं उस टाइम में सेंट्रल डिप्टेशन में था, कि इसका क्या मतलब होता है। मैंने कहा कि मुझे भी नहीं पता है इसका क्या मतलब होता है। बहुत माथा पिच्ची किया, पता ही नहीं चला कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। हमने कहा तुम उसी से पूछ लेना। बोला, तब जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा डैडी आईपीएस में कैसे आ गया, मुझे समझ में नहीं आया। इतना भी उनको समझ में नहीं आया कि इनको इंट्रोड्यूस करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पूरी जनता जानती है कि ये फलाना फलाना है, तो अपने आप में पासपोर्ट है नहीं है। तब बात समझ में आई यूनिफॉर्म के लिए। आज के डेट में मेरा वो जो लड़का है वो कर्नल है आर्मी में, यूनिफॉर्म से उसको बहुत पसंद है। तो उसके पीछे कारण नहीं था, उसने देखा शुरू से ही लेकर के अंत तक। हम लोग जहाँ पोस्टेड थे फर्स्ट पोस्टिंग में, मैं था सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर, मेरा बैचमेट आईएएस में जो था वो सब डिविजनल ऑफिसर था। तो वहाँ जब कोई फंक्शन करा कुछ होता था तो मुझे किसी को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन बाकी लोगों को इंट्रोड्यूस कराना पड़ता था, ये फलाना फलाना है, ये फलाना फलाना है। ये इसके दिमाग में कहीं रह गया। तो पुलिस सर्विस में होने से जो आप दूसरे के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं, शायद और किसी सर्विस में ये मौका आपको नहीं मिलेगा। सर, मुस्कान की बात हो रही थी तो बहुत समय नहीं लेंगे आपका। आजकल लोगों की मुस्कान चेहरे पे तब आती है जब धर्म की बात की जाए। आपको क्या लगता है सर, वाकई में मतलब हम लोग इस लेवल पे जा रहे हैं कि हम लोग धर्म की बात करके मुस्कान लाए अपने चेहरे पे, या हम लोग गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं धर्म का? Actually, I believe this world will be a better world without religion. Okay. I genuinely believe that. और मैं तो मंदिर पता नहीं, याद भी नहीं मुझे कब गया था मैं, but I believe that if a man has common sense and he understands his responsibility as a citizen, as a human being, that man does not require the influence of religion to behave like a good human being. And I am proud of the fact that the army is one such institution where the whole nation and every Indian can learn a lesson from, right? And this is also a lesson in leadership. And if you allow me, I'll explain this. There is a officer by the name of called Colonel Hopkirk. Okay. हमारे regiment का 7 Guards Battalion के एक officer थे. So when he was company commander as a major, he was a Catholic Christian. He never believed in Christianity, right? He would never go to a church. But he would always attend the unit मंदिर parade. जो संडे में 1 घंटा मंदिर parade होती है हफ्ते में एक बार यूनिट में. He would go there, sit with his men, आरती, sing आरती along with the others with full enthusiasm for one reason, because his soldiers for whom he was responsible and who would give their life for him, they followed Hindu religion. So he followed Hindu religion because his soldiers followed that religion. He never went to church himself. Unfortunately, after he commanded his battalion, he fell sick and he knew that his days are numbered. And he told his wife that I may have been born a Christian, but please, I'll not be buried in a Christian cemetery. I'll be cremated because my men that I command, they were Hindus. Right. And he was cremated.
Now, what I want people to understand is religion is what you make out of it. I think I make the best effort to be a good citizen of India, best effort to be a good human being. I try my best not to do any wrong to anyone. I don't require the influence of religion because I understand what a human being should be. The example that I have given is example for everybody else to follow. And the last thing is that in every unit, you ask a man, Indian Army has no Hindus, Indian Army has no Sikhs, no Muslim, no Christian. Indian Army only has soldiers, right? That is their religion is soldier. And let me terminate this with what General J.J. Singh, he was Chief of the Army Staff, and as is the habit of media journalists to ask very, controversial questions, when he became the first Sikh Chief of the Indian Army, they asked him, how do you feel being the first Sikh Chief of the Indian Army? He says, the answer to your question is, I'm an Indian first. And he was from Maratha Light Infantry Regiment. I'm a Maratha next, and everything else comes later. Great. So I would all Indians to please imbibe that spirit that you're all Indians first. Exactly. It doesn't matter what religion you come from. Exactly. You're born in India, you live within our boundaries. We all are identified by our national flag, by our national anthem, and being Indians. That is the message that I have to have for everyone. Great, sir. Great, sir. Sir, last question to you. People find it difficult to make their homes here in the country or maybe have any construction activity, but I know it from somewhere, you might have referred it during our conversation while you were interviewing, that you have your, maybe a hospital was created in some distant country and you did a lot of things to make that hospital there. How difficult was it and how do you feel about this? Okay, that is part of the work that you do in the missions. I was Deputy High Commissioner in Maldives in 97 to 2000. Before that, the then Prime Minister had gone and made a commitment for 200-bed hospital as a grant. So when I joined, it had been almost done and it had to be made operational. So for that, we had to get doctors under our own aid program, that is called ITEC program. So initially, we got a dozen doctors, a specialist, and also the equipments and the medicines. Locally, we recruited nurses. So as a Deputy High Commissioner, one of my tasks was to make that hospital operational. And during my 3 years, I was very satisfied that it became fully functional. It brought a lot of help and humanitarian help to the people who had to earlier come to Kerala. From Malé, the capital, the only place for medical treatment was Trivandrum, which was the shortest 1-hour trip. And a lot of people were doing that. So in terms of this kind of aid program, which is part of the India's general technical and economic cooperation, which India does very generously, as we say, neighbors first, and many other projects, a lot more funds are going. This does work as something that you learn along the way, and it was a good learning experience, and it was a matter of satisfaction when the people in the island capital of Malé started utilizing it more and more, and the specialist services were also being given. This is just like any other development work that other civil services do in India, in districts or anywhere else. So it's a part of that kind of a work, which was very satisfying. It would have been very delightful to know that the people are using it. Yes, they are still using it. Great, sir. Sir, a last question to you, maybe if I ask. You have been into IPS also, IS also. You retired in IS. There is maybe, I don't know, it's the YouTube that is making it, or maybe there are rumors that if an IS and IPS both are sitting, the IPS has to salute the IS. Is it the norm, or we are told wrongly about this? No, I have never seen that. What's the protocol then? Like if an IS and Well, IPS... protocol wise, it used to be there earlier that district masters used to raise the CR of SP. That has been long discontinued. Okay. They work more as colleagues. Okay. I'll give you an example. When I was district magistrate, 6 predecessors of mine, they couldn't complete a year there. It was a very political type of district and a lot of communal undercurrents also. So my 6th predecessor could not complete a year.
And we then, district magistrate and the SP, there was a lady SP, they were at loggerheads because of the family issues, not because of official issues. Okay. So the CM was looking for a person who has worked in IPS but now in IAS, so that he can handle. So the search was on and I was somehow found, I was waiting for a posting. So I was sent there. Okay. So I worked with that lady SP for 1 year, then she was transferred. Then a promotee SP came. Promotee means from State services, Civil right. Police Service. I worked again for 1 year with him, and absolutely no problem at all. The policemen, they used to bring their grievances to me without resorting to anybody else. And I used to solve them. And same about any police help, my magistrates used to approve SP and they will get the help. Because they are perfect harmony. So district can be run only in such a situation. If I will say that I am the district magistrate, SP should salute me and this and that, these days the district can't be run. But the young There was a aspirants- communal situation, Right. I and the SP, then by that time the promoter SP had come, we lived under a bamboo grove for 5 days outside the village because there was a communal situation there. So there is no question of who is higher, who is lower. Right, sir. Right, sir. Right, sir. Yeah. So I would thank you all, sir, to be here with me. And it was really very, very nice. And I have collected my pearls of wisdom. I think the viewers also are going to collect it. Thank you so much for being here. I just want to make a last comment. Yes, sir. Yes, sir. You asked that question to my colleague Yogeshwar. These days, I think the civil services examination is like a IPL of 20 months. I will explain in 2 minutes. I stands for intelligence. Must to got to have some intelligence in you. Totally duffer cannot make into the civil services. So intelligence is the first criteria. P stands for perseverance. You must lot of patience, lot of perseverance. And L, which my friends only don't agree, but I am a firm believer, that is luck. Luck factor always works. Today also we have come across a gentleman who have appeared 4 times already for interview. When the written score is high, he gets a low in the interview, and when this thing is high written, he gets low marks in interview. 5 times also we have seen a candidate before. So luck factor somehow comes in. In IPS, when I applied for the interview, I got 33% in the interview. But my written marks were so high, I got into IPS. But in IS, I got exactly the double, 66%, when I made it into IPS. And if you ask me, my IPS interview was much better than the IS interview. So how will you explain? It's the luck factor. Subjectivity. So it is a IPL of 20 months. Right. 1 year preparation, 8 months of going through the process. Right. So IPL of 20 months, that is how I describe. And I have been asking the sociology aspirants that it is a method of social mobility for us. Auto driver, vegetable vendor, their children are coming and going up. We are also from middle class, lower middle class, you can say. एक चीज़ बताना मैं जी देखिए, अगर आप देखते हैं तो एक कुछ क्वेरी आता है बार बार कि मैं किस मीडियम में अपना इंटरव्यू दूं। ये बहुत बड़ी बात हो रही है। बहुत लोगों को गलत धारणा है कि अगर मैं
हिंदी में इंटरव्यू दूंगा तो मुझे कम नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है कि आप इंटरव्यू कैसा करते हैं। तो इंटरव्यू उसी मीडियम से देना चाहिए जिसमें कि आप अपने आप को परिपक्व समझते हैं। होता क्या है कि बहुत लोग क्या करते हैं, इंटरव्यू तो अंग्रेजी में देते हैं, सोचते हिंदी में, क्वेश्चन जब उनसे पूछा जाता है तो वो उसको मेंटली हिंदी से अंग्रेजी में करते हैं, फिर उसका आंसर बनाते हैं और फिर उसका उत्तर देते हैं। तो इतना जो एक्सरसाइज करते हैं वो, तो अंत प्रोडक्ट जो है वो हो सकता है कभी बहुत अच्छा हो, बट एज ए थंब रूल बहुत अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए उन विद्यार्थियों को लिए जो कि इस तरीके से इसमें उनको संशय है, उस संशय को दूर करना चाहिए। आप लोगों को भी ये लोगों को बताना चाहिए कि साहब आप ये कर सकते हैं, आप कीजिए, चयन कीजिए, और चयन करने के बाद आप उसमें लगे रहिए, मेहनत कीजिए, पूरी मेहनत कीजिए। मेहनत का फल मीठा भी हो सकता है, मेहनत का फल मीठा नहीं भी हो सकता है, वो दूसरी बात है। जिन्होंने लक की बात कही, होता है ये, बहुत कुछ होता है। तो इससे जुड़ा हुआ मैं एक और तो सवाल, उसमें लक की बात हो सकती है, तो उसको रख दीजिए, लेकिन मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। और जब भी जाएं इंटरव्यू को फेस करने के लिए, तो आप बिल्कुल ओपन माइंड होकर के जाना चाहिए, अपने आप में विश्वास रखना चाहिए कि मेरा इंटरव्यू अच्छा होगा। इससे क्या होगा कि उनका जो आत्मसात होता है, जिसको आत्मबल भी कर सकते हैं, वो बना रहता है। जी सर। एक गलत धारणा ये है काफ़ी कैंडिडेट्स में जो आते हैं कि दे शुड टेक प्रो गवर्नमेंट लाइन इन मेकिंग देयर आंसर्स। ये एकदम गलत है, इसलिए क्योंकि कैंडिडेट्स की जो पर्सनालिटी टेस्ट हो रही है, इसमें उनकी ऑनेस्टी, सिंसेरिटी, ऑब्जेक्टिविटी, बहुत सारी चीज़ें देखी जा रही हैं बाय द पैनल। इसलिए उनको कोई ऐसा ओपिनियन लेके प्री कंसीव्ड नोशन कि मुझे प्रो गवर्नमेंट ही या एंटी गवर्नमेंट, दोनों में से कोई भी, आपको दोनों पक्ष को उजागर करना है। दोनों तरफ के जो डायमेंशंस हैं उसको बताते हुए एक अपना इंडिपेंडेंट माइंड की थिंकिंग बतानी है कि इसमें ये दो चीज़ें हैं, दोनों तरफ से प्रॉस एंड कॉन्स। और अगर आपसे आगे ये पूछा जाए कि आप क्या करेंगे, तो आपको ईमानदारी से एकदम ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, ऑब्जेक्टिविटी के साथ बताना चाहिए कि ये मेरा लाइन ऑफ एक्शन रहेगा। बिल्कुल ये नहीं सोच के कि मेरा ये एक्शन होगा तो गवर्नमेंट गलत सोचेगी या सही सोचेगी, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिकॉज इसमें ऑनेस्टी, सिंसियरिटी आपकी जो झलकती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फ्यूचर ऑल्सो। आपके ही बेसिस पे सारी डिसीजन मेकिंग होती है, पॉलिसी मेकिंग होती है। आप अगर अपने आंसर को सूटेबली डफटेल कर रहे हैं सो दैट पीपल इन द हायर अप्स विल फील हैप्पी, वो गलत है, वो आपका खुल के एक्सपोज हो जाएगा। दैट शुड नॉट नेवर बी डन। So one must be very, very truthful and sincere and honest. Right, sir. Right, sir. So, any concluding remark from your side? See, all that I will say is that it appears to me there is a beeline. Everybody is wanting to be IAS. You may join IAS. You may still not be happy because happiness does not come from where you are. It comes from your attitude and what you do, right? And I feel sorry for people. 14 बार लोगों ने attempt किया है यहाँ पर, 14 बार. You have to match your potential and capability to your ambitions. If there's a mismatch, you will waste 10 years of life. There are people who've been appearing for 8 years and 9 years. 1 decade of their life is lost. Right. That's gone. That time is not going to come back. So please identify your ambition. Please identify your potential and aim where you can hit. That is one part. Second is having the attitude to love what falls in your lap. Very few people in this country are in a job that they love to do. Very few. I would put it this way, not more than 10%. And you'll not be even happy there unless you develop the attitude that give whatever work you want to give to me.
I will do it the best, better than anyone else. So if you have the right attitude, positive attitude, you'll be happy everywhere. You have the wrong attitude, you'll be happy nowhere. Right, sir. Right, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. And it was nice meeting you all. Thank you so much, sir. Thank you.